बात किया था बच्चों। पिछले वीडियो में मेरे थोड़ी सी मैंने देखा, मैंने थोड़ी सी फॉल्ट किया था, मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप पिछले वीडियो जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था H2O जो होता है वो मैंने बताया था कि H2O जो पाया जाता है वो 1:8 के रेशियो में पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास की वजह से जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास की वजह से ये निकाला गया। हमने बताया था कि जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जैसे ही रेशियो को हम बदले थे तुरंत ही क्या हो गया था, ये पूरा का पूरा हम लोग का कंपाउंड क्या होता, पूरा का पूरा कंपाउंड हम लोग का चेंज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियो मैंने निकाला था, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो रेशियो मैंने निकाला था उस रेशियो में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर जो रेशियो होगा इसका, जो हमारा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 और 1 हाइड्रोजन हमारे पास 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर फिर अब रेशियो निकालते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन का देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जब एटॉमिक मास देखेंगे आप ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 15.994 करके है ऐसे, लेकिन हम उसको 16 अज्यूम कर लेते हैं कि वो 16 ही है, तो हम इसको 16 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेशियो इसका है 2:16 2 जा होता है 32, ठीक है। अब यहाँ का जो रेशियो निकलेगा 2 1 जा 2 और 2 16 जा 30, तो 1:16 का रेशियो आपका मिलेगा। वहां मैंने गलती से यहाँ पर 2 की जगह पे 3 लिख दिया था। बाकी आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा कि मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिर्फ एक चीज हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ के रेशियो को, यहाँ 1:8 है और 1:16 के रेशियो को हम लोगों ने जैसे बदला, देखने एलिमेंट वही है, ऑक्सीजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन रेशियो बदल जाने की वजह से, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रेशियो बदल जाने की वजह से हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड बदल गया था, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बार बार एलिमेंट का बात किया गया है। डाल्टन्स ने जो बात किया उन्होंने भी यही बात किया, एलिमेंट्स की बार बार बात कर रहे थे। अब जरा हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं डीपली कि एलिमेंट्स होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है हमारा एलिमेंट्स, और एक्चुअली में कंपाउंड हमारा क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके ग्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ एलिमेंट यहाँ पे लिखा है हमने और यहाँ पर लिखा हमने कंपाउंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड हमने 2 कॉलम बना दिया है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्योर सबस्टेंस, एलिमेंट की बात बता रहा हूं बेटा, प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। कहने का मतलब है एलिमेंट ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं या एलिमेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई होते हैं, मतलब ऑलरेडी वो सिंपल फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन हमारा पहले से ही सिंप्लीफाइड है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन से हम कुछ करा दें तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन की जगह पे अपने आप कुछ और बन जाएगा, अपने आप मान लीजिए गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, अपने आप पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं है। कहने का मतलब है एलिमेंट, फिर से बता रहा हूं बेटा, एलिमेंट इज प्योर सबस्टेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एलिमेंट ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनको दोबारा हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, इसको कहा गया कि ये एलिमेंट होते हैं। क्योंकि आप लोग डाल्टन्स के बारे में पढ़ा होगा, डाल्टन्स ने भी कई चीजें बताई कि एलिमेंट्स ये होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में जबकि डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स एक बार फिर से बता रहा हूं, एलिमेंट्स इज प्योर सबस्टेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। मतलब एलिमेंट ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अब ध्यान देना बेटा कि इसी एलिमेंट्स की बात किए थे, इसकी जो एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है बेटा, स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो होता है हमारा एटम। क्या होता है? एटम होता है। एटम ही होता है ये ऐसा, यही पार्टिकल है जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है। स्मॉलेस्ट एंटिटी किसका? किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है, जो स्मॉलेस्ट इकाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जबकि आप सब लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एटम किसको बोलते हैं, एटम क्या है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एटम बोलते हैं, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट होगा तो किसी भी एलिमेंट का उसका जो स्मॉलेस्ट एंटिटी जो पाई जाएगी, जो कहा जाएगा कि स्मॉलेस्ट एंटिटी है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? एटम होगा, ठीक है। अब इस तरह एलिमेंट हो गया। अब हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं।
कंपाउंड, कंपाउंड में क्या लिखा हुआ? कंपाउंड इज प्योर सबस्टेंसेस। कंपाउंड भी एक प्योर सबस्टेंस होता है, लेकिन क्या होता है? दैट इज मेड 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड किससे बनता है बेटा? दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कंपाउंड है। या क्योंकि अब एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज प्योर सबस्टेंस दैट इज मेड 2 और मोर एलिमेंट। आम भाषा में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि कंपाउंड ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे प्योर सबस्टेंसेस होते हैं जो कि एक नहीं, दो या दो से अधिक एलिमेंट को जब रिएक्शन कराया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है, ट्रीटेड होते हैं, तब जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है या जो हमारा फॉर्म होके आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। जैसे कि अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप सब लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यहां देखो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, जब इन दोनों को रिएक्शन में लाया गया, तब ये जो हमारा फॉर्म होके आ रहा है, ये हमारा वाटर फॉर्म हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमारे वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर इज नॉट अ एलिमेंट। यहां देखो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दो एलिमेंट है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, या देखो ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको, ये दोनों एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करे, रिएक्शन करने के बाद जो हमारा जो ये कंपाउंड जो है हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, इस प्रोडक्ट जैसे वाटर हमारा जो फॉर्म होता है, वाटर इज अ कंपाउंड। क्लियर हो रही बात? अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, वाटर इज अ कंपाउंड। अब जो ये कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, ध्यान देना बेटा, स्मॉलेस्ट एंटिटी जो होती है, ये स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स होता है। ये हमारे जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। किसका? किसी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है मॉलिक्यूल्स, और किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है वो होता है हमारा एटम। क्लियर हो रही बात? अब एक बार फिर से यहां पर देख लीजिएगा आप लोग कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। आप सब लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा होगा। वाटर 3 स्टेट को शो करता है। आप स्टेट, अब ध्यान देना बेटा, वाटर 3 स्टेट को शो करता है। एक सॉलिड भी बताता है, लिक्विड भी बताता है, गैस भी बताता है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर को जब हम ठंडा कर देते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंडेड होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं आपस में, और आपस में चिपकते हैं तो एक क्रिस्टल का फॉर्म, एक सॉलिड का फॉर्म कर लेते हैं। तब उसको हम बोलते हैं वाटर तो रहता ही है, ऐसा तो है नहीं कि वाटर गायब हो जाता है। तब वो कभी कभी सॉलिड की तरह बिहेव करता है, तो कभी कभी लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तो कभी कभी हमारे गैस की तरह बिहेव करता है। ये हमारे टेम्परेचर जो है राइज करें या कम करें या ज्यादा करें, तो उस टेम्परेचर के बेसिस पर होता है। तब आप सब लोग जानते होंगे कि जितने भी, मतलब जैसे कि जितने भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनते हैं, है ना। आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा, वही जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट एंटिटी, कहने का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा हमारा मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रही बात? अब चलते हैं हम पढ़ने एटम के बारे में कि व्हाट इज एटम। हम सब लोग जान चुके हैं, मतलब मैंने बताया कि एटम इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल, है ना, सबसे टीनी पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। हमने कहा ना स्मॉलेस्ट, अब ध्यान देना बेटा, एलिमेंट जो है स्मॉलेस्ट एंटिटी, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है? एटम होता है। क्लियर हुई बात ना, कि मतलब सबसे छोटी जो एंटिटी या इकाई जो होती है किसी भी एलिमेंट का, वो हमारा क्या होता है? एटम होता है। अब एटम का ध्यान देना बेटा, एटम का मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली एक डेफिनेशन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहा हूं। एटम आर वेरी स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन एंड कंपेयर विथ। कहने का मतलब है कि एटम ऐसा छोटा पार्टिकल होता है जिससे हम किसी चीज को सोचें कि ये इससे छोटा हो सकता है कि नहीं, या किसी चीज से कंपेयर करें, उसका भी कंपैरिजन आप करेंगे तब भी एटम ही आपको मिलेगा कि उससे छोटा। जो आपके माइंड में उठ रहा होगा कि मतलब ये एटम क्या इससे छोटा हो सकता है, क्या इससे छोटा हो सकता है, क्या इससे छोटा हो सकता है, तो आप कुछ भी सोच रहे हो उस चीज से छोटी ही आपको मिलेगी एटम। एटम के पार्टिकल आपको, या एटम जो होगा वो उससे छोटा ही मिलेगा। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि एटम्स आर वेरी स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन
एंड कंपेयर विथ। कहने का मतलब है कि चाहे हम कुछ भी एनीथिंग कुछ भी सोच रहे हैं, किसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं कि क्या एटम से कंपेयर किया जा सकता है या इमेजिन किया जा सकता है, क्या इससे छोटा है, तो आपको एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे एटम्स की बात हो गई, अब एटम्स की बात पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर क्या हुआ? डाल्टन्स एटॉमिक सिंबल्स। क्या हुआ? मतलब अगर देखा जाए एक्चुअली में तो डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक सिंबल तो कुछ दिए ही, लेकिन अब अगर कहा जाए तो मॉडर्न सिंबल, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। आज के मॉडर्न टाइम में एलिमेंट्स के सिंबल की उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो मतलब हमारे डाल्टन्स जो थे, सबसे पहले उन्होंने ही सबसे पहले एटॉमिक मतलब जो एटम्स के या जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट के सिंबल को सबसे पहले जो स्टडी किया, जो सबसे पहले जिसने सिंबलाइज किया, जिसको बताया सबसे पहले ने, वो हमारे डाल्टन्स थे। डाल्टन ने ही एटम्स को क्या किया, या डाल्टन ने ही जो एलिमेंट्स को लिया और एलिमेंट्स को उनके नाम को सिंबलाइज किया, सिंबल किया, कि बताया कि मतलब अगर इस सिंबल से मतलब अगर हम लोग सिंबलाइज करें तो इस सिंबल, अगर ये सिंबल कहीं बना रहेगा तो तुरंत कोई भी स्टूडेंट होगा या कुछ भी होगा तो जान जाएगा कि मतलब कि ये कौन सा है, किसका सिंबल है, कौन से एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइटम्स जो थे मतलब डाल्टन ने जो बताया हमारे कि एलिमेंट्स के कुछ सिंबल हमारे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, जब ये इस सिंबल का आइटम ने बताया कि जब डाल्टन ने बताया कि जब एलिमेंट कुछ इस सिंबलाइज का दिखाई दे अगर आपको, तो वो सिंबल हमारा किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। अगर आपको कुछ इस तरह से अगर सिंबल दिखाई दे तो वो जो सिंबल होगा वो किसका होगा? फास्फोरस का होगा। अगर आपको कुछ इस तरह से सिंबल अगर दिखाई दे तो वो सिंबल जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, दीज आर द एलिमेंट्स। क्या है ये? एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, तो जो हमारे डाल्टन्स थे, तो डाल्टन ने एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी किया और एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया था सबसे पहले इन्होंने। ठीक है, अब मॉडर्न टाइम की बात आते हैं। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था? ठीक है, मैं मॉडर्न टाइम के बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं कुछ ज्यादा, मैं उसके बारे में बस बता रहा हूं। आप लोग अपने बुक में देखोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, वही चीजें। तो क्या हुआ मॉडर्न टाइम में? मॉडर्न टाइम में एलिमेंट्स, पहले उस टाइम की बात है जब मतलब डाल्टन्स थे या थे, तो उतने टाइम 56 या 57 कुछ ही एलिमेंट मिले थे, उतने टाइम उतने ही एलिमेंट मिले थे, तो उस पर ज्यादा स्टडी नहीं। लेकिन डे बाय डे रेगुलर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स मिलते गए, उनकी प्रॉपर्टीज अलग रही, सब मिलते गए, तो उनको सिंबलाइज करना। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि कुछ एलिमेंट को वो जिस जगह पाए गए उस जगह के बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे मान लेते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, यहां हमारा देखते हैं हम कॉपर का देखते हैं। ठीक है, यहां हमारा कॉपर का कॉपर हमारा सिप्रस में पाया गया। ठीक है, एक जगह है कोई, सिप्रस में पाया गया हमारा कॉपर, तो उसको जगह के बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया, ये कॉपर है। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे मिले हमको, कुछ एलिमेंट ऐसे मिले कि जिनको जगह के बेसिस पर उनका नाम रख दिया गया, और कुछ एलिमेंट हमको इस तरह मिले कि उनके कलर को देख के उनका नाम रख दिया गया। जैसे कि गोल्ड जो है, गोल्ड क्यों रखा गया? क्योंकि इंग्लिश वर्ड अगर देखा जाए गोल्ड का इंग्लिश वर्ड होता है बेटा येलो जो होता है, जो आप गोल्ड का जब कलर देखेंगे तो आपको येलो दिखाई देगा। ठीक है, तो येलो जो होता है, येलो, ये गोल्ड का इंग्लिश मीन होता है, इसीलिए एलिमेंट एक गोल्ड भी है जिसका मतलब सिंबल होता है Fe। ये सिंबल हम अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट हमको इस तरह मिले कि उनके कलर के बेसिस पर उनके नाम को सिंबलाइज कर दिया गया, उनके नाम को रख दिया गया कि ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड रख दिया गया। लेकिन कुछ एलिमेंट क्या हुए, कुछ एलिमेंट उनके मतलब कुछ एलिमेंट देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ एलिमेंट उनके जगह के बेसिस पर रख दिए गए, कुछ एलिमेंट उनके कलर के बेसिस पर रख दिए गए, और कुछ एलिमेंट क्या हुआ यूं कि मतलब कुछ टाइम बाद IUPAC, आप लोग अपने बुक में देखेंगे IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संघ है
जो क्या हुआ, बैठी संघ बैठा और फिर क्या हुआ, उसमें डिसीजन लिया गया कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का नाम हम लोग एक सीरियल वाइज या एक सिंबल देके हम लोग सारे एलिमेंट्स का नाम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंबल दे देंगे, उस सिंबल से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा कि एलिमेंट्स का नाम क्या है, एलिमेंट्स किस कैरेक्टरिस्टिक का है। ये सारे सिंबल्स इस संघ में बता दिए गए। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संघ है जो बैठी और बताया या डिसीजन लिया कि अब सारे एलिमेंट्स का नाम उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे और उनके जिस जगह पर पाए गए उसके बेसिस पे, कुछ उनके नाम के बेसिस पर रखा गया। अब देखो ध्यान देना बेटा कि IUPAC ने सबसे पहला फैसला क्या लिया कि सारे एलिमेंट्स को या तो अल्फाबेट के सिंगल अल्फाबेट होगा या तो डबल अल्फाबेट। मतलब कहने का मतलब है उसमें अल्फाबेट होंगे लेकिन कितने, या तो सिंगल अल्फाबेट होगा या तो डबल अल्फाबेट होगा। ठीक है, सिर्फ दो ही। अब और ध्यान दीजिएगा, फिर IUPAC ने क्या दूसरा डिसीजन लिया कि जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो दो अल्फाबेट से मिलकर बने हुए हैं तो पहला अल्फाबेट उनका जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा जो अल्फाबेट होगा वो हमारा स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। अब जैसे कि ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं IUPAC, फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन हमारा H होता है ना, यहां हमारा देख रहे हैं ये भी एक एलिमेंट है लेकिन एलिमेंट सिर्फ एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग, आप सब लोग नमक जानते होंगे, सब लोग सोडियम क्लोराइड सब लोग सुने होंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग सोडियम को लेते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर हम किससे लेते हैं, सोडियम। यहां देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम Na। यहां पर हमारा दो अल्फाबेट है लेकिन क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने यह बताया कि जब दो अल्फाबेट से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पहला अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा अल्फाबेट जो होगा वो हमारा स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर हो रही बात। अब कहने का मतलब है कि बताया उन्होंने कि या तो एक अल्फाबेट से सिंबलाइज किया जाएगा या दो, और अगर दो अल्फाबेट से सिंबलाइज किया जाता है तब पहला कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा जो होगा हमारा स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर हो रही बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब देखिएगा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, जो हम लोग शुरू से बात करते हैं एटम, डाल्टन ने भी एटम कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने कई बार सुना होगा एटम, क्योंकि ये जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स है ही है, राइट। एटम एंड मॉलिक्यूल्स है ही है। तो अब देखो, क्या अगर कोई किसी भी एलिमेंट का अगर एटम है या किसी भी मैटर का अगर कोई एटम है तो उस एटम का वेट भी होता होगा। उस एटम का मतलब वेट भी ऐसा है नहीं कि वो वेटलेस होता होगा, कुछ ना कुछ तो उसका वेट होता ही होगा। क्लियर हो रही बात कि उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता होगा। तो देखो ध्यान दो, एटॉमिक मास पे मैंने कुछ लाइन लिखा है, देखो ध्यान देना। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ द डल्टन्स एटॉमिक थियोरी या डल्टन्स थियोरी वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मासेस। इनकी जो सबसे रिमार्केबल थ्योरी थी या जो सबसे रिमार्केबल इन्होंने बताया था एटॉमिक मास को, कि सारे एटम्स जो होते हैं उनका एक एटॉमिक मास होता है, वो मासलेस नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि एटम अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं या मतलब जिनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो उनका वेट नहीं होगा, वेट होता है। ऐसा नहीं है कि वेट नहीं होता है, वेट होता है, किसी भी एटम का वेट होता है। तब ध्यान देना, आज हम पहले वेट की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने पीरियोडिक टेबल को उठाएंगे तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा हाइड्रोजन। क्या दिखेगा बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम का जो वेट अगर कहा जाए या देखा जाए, अगर उसका रेडियाई देखा जाए, उसका रेडियाई, मान लीजिए हम एटम का रेडियाई देखते हैं कि हाइड्रोजन के एटम की जो रेडियाई होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। अब रेडियाई क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि अब हम रेडियाई तो बात बोल दिए, सबके मन में एक चीज कंफ्यूजन आ गया, रेडियाई क्या होता है। हम लोगों ने, सब लोगों ने सुना है कि मतलब रेडियस तो सुना है, ये रेडियाई क्या होता है, वही होता है बेटा, कोई उसमें चेंजेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वही रेडियाई होता है। मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन है, मान लीजिए बिल्कुल एक एटम इसका जस्ट लाइक अ सर्कल शेप होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्कल शेप का होता है। ध्यान देना कि ये हमारा मान लो एटम है, ठीक है, एटम है। कोई भी सर्कल जो होता है बेटा,
सर्कल, कोई भी सर्कल जो होता है मतलब वो एक पॉइंट से मिलकर बनता है, एक पॉइंट से होकर बनता है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट से लेकर यहां तक की, ध्यान दे रहे हैं ना, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियाई होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई होता है, ये हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई है हमारा ये है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये हमारा हो गया एटॉमिक मास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।